10 मई को रिवॉल्ट मेरठ में होने के बाद में 11 मई को ये लोग कहाँ गए? दिल्ली आ गए, और दिल्ली में भी रिवॉल्ट शुरू हो गई यहाँ पर। अब हम लोगों को क्या है, इसको ऐसे पढ़ना है, समझना है। देखो कि कैसे कहाँ कहाँ पर रिवॉल्ट हुई हैं, तो ये सबको ये बनाना है, ये लिस्ट जैसी ये है। इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं, देखो इस लिस्ट में, कि कहाँ कहाँ पर रिवॉल्ट हुई है भारत में 57 की क्रांति, वहाँ का लीडर कौन था, नेतृत्व कौन कर रहा था, और दूसरा सप्रेस्ड बाय, या किस ब्रिटिश कमांडर ने उस जगह पर क्रांति को सप्रेस किया, नियंत्रित किया। ठीक है, हमें पता है कि 11 मई को ये लोग कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए, और दिल्ली में भी रिवॉल्ट शुरू हो गई। कैसे शुरू हुई सुनना। अब दिल्ली की स्टोरी हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब ये लोग दिल्ली आए तो दिल्ली में उस टाइम पे मुगल एम्परर था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, या जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं, सेकंड। जफर इनका नाम है, जफर नाम से ये पोएट्री करता था, कविताएं शायरी लिखता था जफर। बहादुर शाह जफर सही अच्छे शायर थे। बहादुर शाह जफर की एक लाइन है बड़ी अच्छी, सबने सुनी शायद होगी, कि हिंदियों में बू रहेगी जब तलक की मान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी शायरी की है बहादुर शाह जफर ने। तो बहादुर शाह जफर उस टाइम में उनकी एज ज्यादा थी, मतलब 80-81 साल के हो चुके थे बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर का कोई इंटरेस्ट नहीं था क्रांति में क्या किया जाए, लेकिन बहादुर शाह जफर के जो सेनापति थे, बख्त खान नाम था उनका, ठीक है, उन्होंने क्रांति को संभाला। इसलिए कहीं कहीं पे इनका नाम भी पूछते हैं कि कौन कमांडर थे इनके, बहादुर शाह जफर के। और क्या हुआ, बहादुर शाह जफर को पूरे हिंदुस्तान का फिर से शासक घोषित कर दिया गया, एम्परर के पूरे हिंदुस्तान के। और दिल्ली में क्रांति हो गई। दिल्ली में जो अंग्रेज थे, देखो मेरठ बड़ी छावनी थी अंग्रेजों की, सैनिक ज्यादा रहते थे वहां पर। वहां जब सफल हुई तो दिल्ली में तो अंग्रेज बहुत कम थे, अंग्रेज भागे जान बचाकर, बहुत मारे गए, अंग्रेज मारे भी गए, और दिल्ली किसके कंट्रोल में आ गया? बहादुर शाह सेकंड के कंट्रोल में आ गया। ये क्रांति चलती रही। तो मई में दिल्ली कंट्रोल में आ गया बहादुर शाह जफर के, फिर मई जून जुलाई अगस्त ये दिल्ली के कंट्रोल में ही रहा। फिर सितंबर के पास में, जब सितंबर एंड में जॉन निकोलसन, एक ब्रिटिश कमांडर था, एक बड़ी आर्मी लेकर आया, ठीक है, और इसने दिल्ली को रिकैप्चर किया, वापस अपने कंट्रोल में किया। दिल्ली में बोला जाता है बहुत लोगों को मारा गया, मतलब जो बहादुर शाह जफर के सैनिक वगैरह थे उनको बहुत कईयों की हत्या करवाई इसने जॉन निकोलसन से। बहादुर शाह जफर को नहीं मार सकता था क्योंकि पता है कि आम जनता में विद्रोह हो सकता है अगर किसी राजा को मार दिया जाए। तो बहादुर शाह जफर को पेंशन देकर रंगून भेज दिया गया, वहां पर बूढ़ा था ही वो, और वहीं रंगून में इसकी डेथ हुई। तो ये पूछा जाता है कि देखो ये लास्ट मुगल एम्परर था, आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय। पहला मुगल एम्परर था बाबर, ठीक है, और पूरे मुगल एम्पायर में 2-3 एम्परर ही हैं जो भारत के बाहर मरे, या जिनकी कब्रें भारत के बाहर। बाबर भी था उसमें, बाबर मरा यही था लेकिन फिर उसको काबुल ले जाया गया था उसकी कब्र को। जैसे जहांगीर है उसकी कब्र लाहौर में है, और तीसरा ये आदमी है बहादुर शाह जफर जो रंगून में मरा, और दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया। अच्छा, इस बोला इसके बारे में बोलता है जॉन निकोलसन ने फिर अपने एक लेफ्टिनेंट हडसन को भेजा और बहादुर शाह जफर के पूरे परिवार को मरवा दिया इसने। जो औरतें बच्चे सब थे सब मार दिए गए। दिल्ली में खूनी दरवाजा है, फेमस है इस वजह से। और जो मुगल डायनेस्टी थी जो 1526 से शुरू हुई थी वो 1857 में खत्म, द एंड उसका, और दिल्ली कैप्चर कर ली इन्होंने। इसके बाद दूसरा प्लेस है जहां पर ये रिवॉल्ट हुई, वो है ये हमारा कानपुर। कानपुर में नाना साहब थे लीडर, और नाना साहब के भी सेनापति तात्या टोपे। इन्होंने बढ़िया रेजिस्टेंस इन लोगों ने किया, ठीक है, लेकिन वहां पर कॉलिन कैंपबेल ब्रिटिश कमांडर जो था, उसका पूरा नाम था कॉलिन कैंपबेल, वो आया और उसने कानपुर को रिकैप्चर किया, ठीक है। तो कानपुर के बारे में ये हो गया। तीसरा है लखनऊ, और ये लखनऊ में उस टाइम पे मैंने बताया था अभी कि लखनऊ के लास्ट नवाब उस टाइम पे थे वाजिद अली शाह, का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाजिद अली शाह, ये लास्ट नवाब थे, ठीक है।
तो लेकिन वाजिद अली शाह कोई बहुत एक्टिव इंसान नहीं थे, वो रिवॉल्ट में सही से लीडरशिप नहीं कर रहे थे। तो इस क्रांति को लीड किया उनकी वाइफ, जिनका नाम था बेगम हजरत महल। तो लीडर में उनका नाम लिखा, वाजिद अली शाह का नाम नहीं लिखा जाता है, बेगम हजरत महल का नाम लिखा जाता है। अच्छा, 1856 में हमने अभी देखा था कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को या लखनऊ को अपने एम्पायर में मिला लिया कि अवध का नवाब काम नहीं कर पा रहा है मिसमैनेजमेंट के आधार पर, तो वाजिद अली शाह नवाब नहीं रहे फिर। तो बोलते हैं बेगम हजरत महल ने अपने बेटे, मतलब जो कम उम्र का था उस टाइम पे, बोलते हैं 13-14 साल की उम्र थी, बिरजेस कादिर, उसको नवाब बना दिया। हालांकि इसको लास्ट नवाब मानते नहीं है, लेकिन ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 57 की रिवॉल्ट में किसको नवाब बनाया था, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, और सही रिवॉल्ट हुई। और वहां पर भी कुछ टाइम के बाद में लखनऊ जो था, अवध की रिवॉल्ट, ये काफी टाइम तक चली। ये लगभग मतलब 57 में हुई है, और 58 में जाकर कॉलिन कैंपबेल जो था उसने इसको कैप्चर किया। ठीक है, वही कॉलिन कैंपबेल जो कानपुर में था। अच्छा, एक चीज अब समझो, रिवॉल्ट के फेल होने के कारण भी साथ साथ में देखो कि ये रिवॉल्ट एक साथ में कहीं नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा फेल होने का कारण, अगर एक साथ में इतने राजा एक साथ में कर देते तो अंग्रेज कितने थे, बहुत कम थे भारत में, तो शायद अंग्रेज हर जगह पहुंच भी नहीं पाते। तो रिवॉल्ट क्या हो रहा था, कभी यहाँ दिल्ली हो रही थी, फिर लखनऊ हो रही, फिर कानपुर हो रही, तो अंग्रेज पूरी सेना के लेके इधर जा रहे हैं, फिर उधर लेके जा रहे हैं, एक एक जगह पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था इन लोगों के बीच में रिवॉल्ट में। तो फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण, दूसरे कारण तो थे ही कि यहाँ के राजा तो जो थे वो तब भी पुराने वेपन्स थे, तलवार भालों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों के पास मॉडर्न वेपन्स थे। ठीक है, तो वो सब तो कारण थे ही, साथ साथ में ये कोऑर्डिनेशन का, लीडरशिप का बहुत बड़ा कारण था। एक लीडर नहीं था, जगह जगह जब जिस राजा की मर्जी हो रही थी वहां पे वो रिवॉल्ट हो रही थी। ठीक है, लखनऊ कैप्चर करने के बाद में जो बेगम हजरत महल थी वो नेपाल चली गई। ठीक है, नेपाल चली गई। ठीक है, ये नाना साहब भी नेपाल ही चले गए थे। तो ये कभी कभी पूछा जाता है ये चीज़ों, जैसे बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया था, नाना साहब भी कहाँ गए थे, नेपाल चले गए थे ये लोग, क्योंकि अगर पकड़े जाते तो इनकी सबकी जान जाती। तो ये लखनऊ की रिवॉल्ट थी। लखनऊ के बाद में झांसी, बहुत फेमस रिवॉल्यूशन है कि झांसी में लीडर कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की भी कहानी ऐसे ही है कि झांसी में एक रिवॉल्यूशन फेल होने का एक और कारण समझो आप, कि झांसी पे जब अंग्रेजों ने अटैक किया तो झांसी ने अच्छी लड़ाई लड़ी रानी के नेतृत्व में। फिर झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने पास में ही जो ग्वालियर एक स्टेट है, ग्वालियर राज्य था जहां पर सिंधिया रूलर्स थे, उनसे मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की, और बदले में उन लोगों ने अंग्रेजों की मदद की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो एक फेल होने का क्रांति का बहुत बड़ा कारण कि भारत के बहुत से बड़े बड़े जो राज्य थे या राजा लोग थे, उन्होंने इस क्रांति में या तो भाग नहीं लिया या तो उल्टा अंग्रेजों की मदद की। जैसे हैदराबाद था, ग्वालियर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसे ही पंजाब के रूलर्स थे, आज के राजस्थान जो राजपुताना के रूलर्स थे, वो सब या तो न्यूट्रल रहे या तो उनमें से कुछ लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की। तो क्रांति के फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। झांसी में फिर ह्यूग्रोज था, वो आया और उसने झांसी को कैप्चर किया। रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई, इंजर्ड हो गई, और फिर उनकी डेथ हो गई। इसके बाद एक अगली ये जगह है आरा, बिहार में, जगदीशपुर। वहां के रूलर थे कुंवर सिंह, इनकी बहुत एज थी, वीर कुंवर सिंह बोला जाता है, वो थे। और वहां पर आरा में फिर विंसेंट आयर और विलियम टेलर के नेतृत्व में आरा को इन लोगों ने रिकैप्चर किया। ठीक है, तो ऐसे ये रिवॉल्ट होती रही है। कुछ जगह रिवॉल्ट और हुई है जहां पर छोटी रिवॉल्ट थी, बाद में लोगों ने जब बाकी जगह फेल हुई तो सरेंडर कर दिया गया वहां पे। जैसे इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान, इन नाम बहुत पूछे जाते हैं कि भारत की तरफ से इस जगह पर लीडर कौन था, मैच करने के लिए लीडर्स पूछे जाते हैं। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही। ठीक है, तो ऐसे ये कुछ जगह थी जहां पर रिवॉल्ट हुई। इससे एक चीज पता चलती है, देखो मैंने बताया कि जो रिवॉल्ट थी वो भारत में सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया की तरफ है। देखो नॉर्थ इंडिया की तरफ है, पूरा साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ज्यादातर ईस्टर्न इंडिया में एक जो असम में थोड़ी रिवॉल्ट हुई थी, दीवान मदन करके थे, उन्होंने रिवॉल्ट की थी अहोम किंगडम साम्राज्य के लिए।
लेकिन ज़्यादातर ये जो रिवॉल्ट हुई है ये हुई है उत्तर भारत में, और बाकी के राजाओं ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ये एक फेल होने का बहुत बड़ा बड़ा कारण था। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अच्छा, रिवॉल्ट जब हुई, ये रिवॉल्ट कैसे भी करके अंग्रेजों ने फिर से कैप्चर कर लिया जो भी हिस्सा था। लेकिन अंग्रेज बहुत डर गए, एक चीज समझ गए कि अगर भारत में यही रिवॉल्ट एक साथ में हो जाती, सब राजा मिलके कर देते, तो भारत को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। आप एक चीज समझो, भारत में मैक्सिमम अंग्रेज रहे हैं 1930 के आसपास, और वो थे 1,30,000 या 35,000 के आसपास। ठीक है, मैक्सिमम अंग्रेज 1,30,000, और भारत की आबादी कितनी, करोड़ों में तब भी। तो अगर भारत में एक साथ रेजिस्टेंस हो जाता इस टाइम पे भी, तो बहुत आसानी से भारत उसी टाइम आज़ाद हो सकता था। इसीलिए सावरकर ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। दिक्कत यही थी कि सिंगल लीडरशिप, एक लीडर नहीं था, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था भारत में उस टाइम भी। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज और जो मैं बोलना चाहता हूं, हालांकि वो बोलते नहीं है लोग, कि ये लोग जो राजा लोग थे, वो ऐसा नहीं कि भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, चाहे जो भी हो, वो बस अपना राज्य चाहते थे। जैसे अब ये पब्लिक प्लेस पे बोलना नहीं चाहिए कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, वो बस झांसी चाहती थी, उनको मतलब नहीं था अवध में क्या हो रहा है, बेगम हजरत महल को अवध को ले डालो, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो एक तरीके से आइडिया ऑफ इंडिया नहीं था, भारत का विचार नहीं था कि पूरे भारत को हमें आजाद करवाना है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने संघर्ष किया। इसके बाद में मैं क्या बता रहा था कि 57 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी समझ गई कि भारत में राजाओं को आप गुस्सा नहीं कर सकते, और ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा ब्रिटेन की सरकार, इंग्लैंड में लोग ये समझ गए कि कुछ ना कुछ तो बदलाव करने पड़ेंगे, और कुछ बदलाव किए गए। इसके बिना 57 की क्रांति पूरी नहीं होती है। ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं कि इस 57 की क्रांति का रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, क्या क्या बदलाव भारत में किए गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली चीज। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया रिवॉल्ट के तुरंत बाद, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1858। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट। और इससे इन्होंने भारत में कुछ बदलाव किए। बदलाव क्या है? पहला, फर्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अभी तक जो भारत था, प्लासी से 1757 से 1858 तक, ठीक है, लगभग 100 साल, भारत एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था एक तरीके से। और इस क्रांति के बाद में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के या कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया, और भारत का कंट्रोल डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। और बोला जाता है भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई, कंपनी राज खत्म हुआ और ब्रिटिश राज शुरू हुआ। मतलब ऑफिशियली भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम बना है, अभी तक एक कंपनी का गुलाम था सिर्फ। पहला पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट ये बदलाव था। दूसरा, मैंने बताया कि भारत में अंग्रेजों ने उसके बाद कभी राजाओं को गुस्सा नहीं किया, और ये बोला भी जाता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी, अंग्रेजों ने उसको बदल के वायसराय कर दिया। इसका कोई खास लॉजिक नहीं है, इसका वायसराय का बोला जाता है, देखो वाइस का मतलब उप होता है, रॉय मतलब रॉयल्टी, उप राजा बोल देते हैं इसको हिंदी में, कि इंग्लैंड के राजा का प्रतिनिधि। मतलब ये माना जाता है कि भारत में राजाओं से कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, क्योंकि राजा के प्रोटोकॉल होते थे, राजा राजा से बात करेगा, और भारत में इतने राजा होते थे, सबसे तो इंग्लैंड का राजा बात नहीं कर सकता। तो एक उसने यहाँ पर एक पोस्ट बनाई वाइस रॉय की, कि जो इंग्लैंड के राजा का प्रतिनिधि के रूप में काम करता था, वो भारत के जो राजाओं से बात करेगा। ठीक है, बस पोस्ट का नाम बदला गया है इसका और कुछ नहीं। वही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे था, लॉर्ड कैनिंग, वही भारत का पहला वायसराय बन गया। नाम बहुत पूछा जाता है, भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था? ठीक है, तो जो उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, यही लॉर्ड कैनिंग 57 की रिवॉल्ट के टाइम पे भी भारत का गवर्नर जनरल था। ये भी पूछा जाता है, हड़प की नीति डलहौजी करके गया था, लेकिन 56 के बाद में ये आ गया था उस टाइम पे कैनिंग, तो रिवॉल्ट इसके टाइम पे हुई है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, 57 की रिवॉल्ट के टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, या उसके बाद भारत का फर्स्ट वायसराय कौन बना। ठीक है,
इसी एक्ट से एक और पोस्ट क्रिएट की गई जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं भारत मंत्री, भारत मंत्री का पद। ये पोस्ट थी कि ये वहां पे इंग्लैंड में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, इंग्लैंड की जो सरकार वहां बनती थी उसमें एक मंत्री बनाया गया जिसको भारत मंत्री बोला जाता है। वो मिनिस्टर होता था, वहां बैठता था और उसका काम होता था भारत पर नजर रखना। वहां से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने चार्ल्स वुड। बहुत नाम पूछा जाता है इनका। नाम हम लोग एजुकेशन से उसमें पढ़ते, भारत में जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हुए थे चार्ल्स वुड के टाइम पे, वुड्स डिस्पैच आया था, वुड्स का घोषणा पत्र। तो ये दोनों मिलकर वायसराय, यही वायसराय और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये लोग मिलकर भारत के डिसीजंस लेते, नियंत्रण करते थे। वायसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करता था वहां पर इंग्लैंड में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वायसराय के ऑफिस का पूरा खर्चा भारत से जाता था क्योंकि वो भारत पे नजर रख रहा है। ठीक है, तो ये भी भारत को लूटने का एक काम था, सिस्टम यहां से जा रहा था पूरा खर्चा। तो ये इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ और भारत ब्रिटिश सरकार का डायरेक्टली गुलाम बना। अच्छा, फिर क्या हुआ, इसी से जुड़ी हुई ये चीज एक घटना है कि ये क्वीन विक्टोरिया की घोषणा हुई, जिसको महारानी उस टाइम विक्टोरिया थी। 1 नवंबर 1858 में वही लॉर्ड कैनिंग जो भारत का पहला वायसराय बन गया था, उसने क्या किया, क्वीन विक्टोरिया की घोषणा, एक क्वीन विक्टोरिया का लेटर पढ़ा इलाहाबाद में। तो कभी कभी पूछा जाता है कि विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन कहाँ हुई, इलाहाबाद में, कब हुई? 1 नवंबर को। बोलते हैं एक दिन के लिए भारत की राजधानी भी बनाई अंग्रेजों ने इलाहाबाद को 1 नवंबर को। और विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन था क्या? कुछ नहीं, बस उसमें यह बोला गया कि आज से भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सब ब्रिटिश क्वीन के सब्जेक्ट हैं, मतलब ब्रिटिश क्वीन के नागरिक हैं। जैसे इंग्लैंड में उनके नागरिक रहते हैं वही अधिकार भारत के नागरिकों को मिलेंगे। मतलब भारत के लोगों को खुश करने के लिए कि अब आज से आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्वीन विक्टोरिया की घोषणा थी और भारत क्या हुआ, ऑफिशियली ब्रिटिश सरकार का गुलाम बन गया। तो ये हम लोगों ने जब शुरुआत की थी मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मैंने बोला था कि पहले हम लोग पहला पार्ट देखेंगे कि भारत गुलाम कैसे बना। तो 1858 तक आके भारत पूरी तरीके से ऑफिशियली ब्रिटिश सरकार का गुलाम बना। ये हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे भारत का फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई। लेकिन आज़ादी की लड़ाई शुरू करने से पहले हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक हमारा है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई तब शुरू हो सकती थी जब देश में, भारत के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना हो ना, तभी तो आज़ादी होगी। भारत का आइडिया हो कि देश हमारा है, हम लड़े इसके लिए। अभी तक तो राजा रानी वाला खेल चल रहा है। तो कुछ लोग आए जिन्होंने भारत में जागरूकता फैलाई है। भारत में जो बुराइयां चल रही थी उस टाइम पे, सामाजिक बुराइयां थी, धार्मिक बुराइयां थी, उनके खिलाफ वो लड़े। तो आज़ादी की लड़ाई शुरू करने से पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, जिसको हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बोलते हैं या समाज सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है।